जो ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, एक एंड प्रोडक्ट है किसका, अकाउंटिंग प्रोसेस का। जो हम अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, अकाउंटिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे अकाउंट्स होते हैं हम वो प्रिपेयर करते हैं। तो अकाउंटिंग उसमें हमने क्या कर लिया, अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए। तो वो सब उसके बाद जैसे आप जो भी आपके कोई ट्रांजैक्शन आ रही है आपके पास उसके प्रूफ आएंगे। अब उन प्रूफ्स को आपने कहीं ना कहीं नोट करना होता है। वो किस में करते हैं हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट करते हैं, उसे लिखते हैं वहाँ पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इससे हमारी कंपनी का हमें पता चलेगा एक्चुअल में पोजीशन क्या है, क्या लिक्विडिटी पोजीशन है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। वो सारी कंडीशंस, वो सारी आपको रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएंगी कि एक्चुअल में आपकी कंपनी की क्या पोजीशन है। क्लियर। यस मैम। फिर आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन गिवन है आपको, क्या डेफिनेशन गिवन है आपको जोन जोन एन मैयर की, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये क्या है, समरी है किसकी, अकाउंट्स की, ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब कोई भी बिजनेस है, कोई अपना बिजनेस चला रहा है तो उसकी क्या होती है, ये समरी होती है। समरी क्यों होती है, जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, नोट करते हैं क्या, अपनी हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है बिजनेस की। वो सारी चीज़ें आप किस में करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते हो। दैट्स वाई यहाँ पर क्या बोला हमने कि ये जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, समरी है। बैलेंस शीट समरी को, ऑफ अकाउंट्स। हाँ, बैलेंस शीट को भी हम समरी बोलते हैं, राइट। यस। फिर उसके बाद देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन, सब सेक्शन 40 जो ब्रैकेट में होता है उसे हम बोलते हैं सब सेक्शन। और ये सेक्शन 2 गिवन है कंपनी एक्ट 2013 का। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें क्या क्या बनेगा, आपकी बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है, पी एंड एल अकाउंट बनेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी, और स्टेटमेंट इन द चेंज ऑफ इक्विटी बनती है, और एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारी किस में आएंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, हम बैलेंस शीट बनाते हैं, पी एल अकाउंट बनाते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं कैश फ्लो, कि हमें पता चले कि हमारी कंपनी में एक्चुअल में कैश पोजीशन कितनी है, क्या कैश रिसिप्ट है, क्या कैश पेमेंट का कॉलम है। वो सब जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। क्लियर। यस मैम। ये सब चीज़ें इंक्लूड हैं किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। फिर हमारे पास क्या है कि इसने एक पॉइंट गिवन है कि जो 1% कंपनी होती है, वो अपने पार्टनरशिप में पड़ा हुआ है। 1% कंपनी क्या होती है, जो किसी एक पर्सन के द्वारा चलाई जाती है। और या फिर स्मॉल कंपनी जिसका क्या है, टर्नओवर कितना होता है, आई गेस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 50 लाख या 50,000 ऐसे कुछ कम होता है। हम एक बार देख लेते हैं स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं, करो। विच कंपनी इज कंसीडर्ड एज स्मॉल कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर, पेड अप कैपिटल कितनी है, 10 करोड़ तक है, या टर्नओवर 100 करोड़ तक का है, उस कंपनी को हम क्या मानते हैं, स्मॉल कंपनी मानते हैं। लिख लो, जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ तक की है और टर्नओवर 100 करोड़ तक का है। वो कंपनी हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉल कंपनी। और जो डोरमेंट कंपनी होती हैं, डोरमेंट कंपनी क्या होती हैं वो भी देख लेते हैं। डोरमेंट कंपनी वैसे वो कंपनीज होती है जो उन गवर्नमेंट के द्वारा आई गेस वो होती हैं, हाँ, इज़ अ लीगली रजिस्टर्ड बिजनेस दैट हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ट्रेडिंग एक्टिविटी और ऑपरेशन। ऐसी कंपनी
जिसका क्या है वो रजिस्टर्ड तो है, पर वो क्या कर रही है, कोई भी अपनी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को क्या कर रही है, रिकॉर्ड नहीं कर रही, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी को भी वो नहीं कर रही। तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं, क्या लिखा हुआ है, entrepreneurs and organization use dormant status to temporarily pause business activity। जब कोई कंपनी अपनी कोई भी स्टेटमेंट नहीं बना रही, कोई ऑपरेशंस नहीं कर रही, अब ऑपरेशन ही नहीं कर रही मतलब कुछ सेल परचेज ही नहीं हो रहा, इट मीन्स अपनी कंपनी को उसने क्या कर रखा है, पोज पे कर रखा है, तो वो क्या होती है, डोरमेंट कंपनी होती है। पता है ये ऐसे ऐसी जो आपकी चीज़ें हैं, ये बेशक एक ब्रैकेट में लिख लो कि इसका मतलब क्या है। कई बार हम पढ़ लेते हैं बट हमें मतलब ही क्लियर नहीं होता, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो ऐसी क्वेश्चन से ही आपसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट कंपनी। अब आपको लगेगा मैंने तो बुक में पढ़ा हुआ है बट हमने मतलब तो देखा ही नहीं उसका कि क्या होता है। तो लिखो, स्मॉल कंपनी क्या होती है, जिसका टर्नओवर कितना होता है, 100 करोड़ तक का होता है, और पेड अप कैपिटल कितनी थी, पेड अप कैपिटल 10 करोड़। 10। ठीक है। और डोरमेंट कंपनी क्या होती है, जिसने अपने अकाउंट्स बनाने बंद कर रखे होते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिखाई थी मैंने कि ऐसी कंपनी जो अपना क्या कर रही है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या ट्रेडिंग एक्टिविटी पे उसने अभी पोज कर रखा है। ये क्यों करती है, प्रोटेक्ट अ ब्रांड नेम फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। बेसिकली ये बस याद रखो, ऐसी कंपनी जो टेम्परेली जिसने अपनी पोज कर रखी है बिजनेस एक्टिविटी, बस ये याद रखना, ठीक है। डोरमेंट स्टेटस होता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास, ये हमने पढ़ लिया, क्या बोला है, ये तीनों जो कंपनी है ये एग्जम्प्टेड है किससे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से विद देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कई बार क्या कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है, तो ये जो ऐसी कंपनीज हैं इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई नीड नहीं है, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम इट। क्लियर। यस कौन सी मैम। ऐसी कंपनीज हैं जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की नीड नहीं है विद देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की नीड नहीं है विद देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैम दो दो ओपीसी मिनट। अभी तो पढ़ा है, मीन्स यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। एक मिनट। 3 कंपनीज हैं जिन्हें अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ बनाने की नीड नहीं है। फर्स्टली वी हैव द फर्स्ट कंपनी दैट इज ओपीसी, फिर है हमारी स्मॉल पर्सन कंपनी, देन वी हैव डोरमेंट कंपनी। ये 3 कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई नीड नहीं है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। क्लियर। ठीक है। अभी मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगी जितना भी पढ़ाया है, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ो, साथ के साथ तुम्हारे टेस्ट होंगे, जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके साथ में टेस्ट। आगे देखो, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 कंपनीज एक्ट 2013 का क्या बोलता है कि सारी कंपनीज जो है दे आर रिक्वायर्ड टू हैव अ यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर विच शैल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च एवरी ईयर। मतलब क्या बोला कि जितनी भी आपकी कंपनीज जो हैं उनको क्या बनाना है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है, किस लिए, अपने अकाउंट्स बनाने के लिए। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये याद होना चाहिए, अप्रैल 1 से 31 मार्च क्या होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। यस। मतलब कि सारी कंपनीज को क्या करना है, सेम फाइनेंशियल ईयर यूज़ करना है। Only companies which are holding or subsidiary of a foreign company required to follow different financial year for the purpose of consolidation of its account outside India may apply to the tribunal for a different financial year। सिर्फ अब इतनी बड़ी लाइन होगी हमने, क्या इसका मतलब हुआ, सबसे पहले आपको याद रखना है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है।
जो कंपनीज यस है, मैम। जो ऐसी कंपनीज हैं जो होल्डिंग है या सब्सिडरी है किसकी, फॉरेन कंपनी की। जैसे मान लो कोई फॉरेन की कंपनी है, यहाँ पे नेस्ले है या फिर बहुत सारी हमारे पास कंपनीज है। जो कंपनीज एक फॉरेन कंपनी है उसकी जो सब्सिडरी है या फिर उसकी क्या है, होल्डिंग कंपनी जो है, वो कर सकती हैं अपना दूसरा फाइनेंशियल ईयर। वो भी उसके लिए पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल की, कि हमें इस फाइनेंशियल ईयर को क्या करना है, फॉलो करना है। क्लियर। यस। फिर है वैल्यूज दैट कंपनी शुड ऑब्जर्व वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम किस किस चीज़ का ध्यान रहेगा। सबसे पहले सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 कंपनी एक्ट का बोलता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। ट्रू एंड फेयर का मतलब कि आप सब सच दिखाओगे, उसमें कुछ भी आप गलत नहीं, आप विंडो ड्रेसिंग नहीं कर सकते, आप गलत चीज़ें नहीं दिखाओगे। अपनी कंपनी की स्टेटमेंट्स को अलग से हाईलाइट करने के लिए जैसा आप दिखाना चाहते हो वैसा आप नहीं करोगे। जो सच्चाई है उसको शो करोगे अपनी स्टेटमेंट्स में। सच्चाई को शो करने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है तो मैं लॉस दिखाऊंगी। सपोज मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, पर मुझे क्या करना है, टैक्स बचाना है। तो टैक्स बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट कम दिखा देंगे, या दिखा देंगे हम तो यहाँ खर्चा कर रहे हैं जी। तो आपको वो कंसीलमेंट नहीं करनी है, आपको ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना है। फिर है शेल कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमने बहुत सारे पढ़ रखे हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको आपने फॉलो करना है। ठीक है। यस फिर है कि जो आपका फॉर्म होगा, शेल बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म गिवन इन शेड्यूल 3। जो हमने शेड्यूल 3 होता है हमारा, शेड्यूल 3 क्या बताता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट करा था हमने पहले, शेड्यूल यस मैम। 3 में दिया हुआ है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जैसे उसने रूल्स बता रखे हैं, आप उन रूल्स को फॉलो करोगे अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाने के लिए, अपनी सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। ठीक है। यस मैम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, मतलब क्वेश्चन क्या है मैम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, आई एम आस्किंग दैट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता है सबसे पहले बैलेंस शीट कह सकते हो, बैलेंस पी शीट, एंड एल अकाउंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, कैश ये सब फ्लो। क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। क्लियर। ठीक है। चलो, फिर उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पेज पे, द प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट हैज़ बीन गिवन इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। अंडरलाइन कर लो कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें किस में दिया हुआ है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। और जो पी एंड एल का फॉर्मेट है वो हमें दिया हुआ है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। कर दिया मैम। ठीक है। फिर आता है हमारे पास जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे, उनसे अप्रूवल लेंगे। अब देखो क्यों लेंगे, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर जो मैंने कंपनी के शेयर खरीदते हैं। देखो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी का पैसा लिया, पैसा इन्वेस्ट किया होता है, और उसके बदले उनको कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू कर देती है, और उन्हें मंथ अपना कुछ प्रिस्क्राइब क्या करती है, डिविडेंड देती है। डिविडेंड देगी कंपनी, राइट। अब ये शेयर होल्डर्स वेले तो बैठे नहीं होते। अब कोई कहीं से, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे होंगे, क्या आप डेली कंपनी में जाकर वहाँ की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट करते हो, नहीं। शेयर होल्डर्स, नहीं है। रियल ओनर्स कौन होता है कंपनी के, शेयर होल्डर्स होते हैं। पर ये जो क्या कौन होते हैं रियल ओनर्स कंपनी के, शेयर होल्डर। तो ये क्या करते हैं, अपने बेसिस पे, अपन ये डेली कंपनी में नहीं आ सकते तो अपने बेसिस पे अपॉइंट कर देते हैं बोर्ड ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ को, डायरेक्टर। जो क्या करते हैं, सारा कंपनी के काम को मैनेज करते हैं। कौन मैनेज करता है कंपनी को, कौन देख रेख रखता है,
बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स। तो वही बोला इसने कि उन्होंने उसी को अपॉइंट कर रखा है, तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पहले अप्रूव कराना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। किससे? शेयर होल्डर से। ऑर्डर। कब? एनुअल जनरल मीटिंग में। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? हर साल मीटिंग होती है, एनुअली होती है, कुछ कुछ टाइम में होती है। वो क्या है, आपको एनुअली एक मीटिंग होती है, वैसे कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती रहती है। एनुअल मीटिंग में क्या होता है कि हर साल में एक प्रिस्क्राइब टाइम होता है आपको, तब उनकी मीटिंग होती है। तो उसमें ये स्टेटमेंट्स अप्रूव करा लेंगे कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किससे? शेयर होल्डर्स से। शेयर होल्डर्स। फिर है ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है, डायरेक्टर रिपोर्ट होती है, वो भी आपको साथ में अटैच करनी पड़ेगी। ऑडिटर रिपोर्ट क्या होती है? जो ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं, आते हैं बाहर से, चेकिंग करते हैं, वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स अपनी खुद की रिपोर्ट भी बनाते हैं। तो वो दोनों रिपोर्ट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करके किससे अप्रूव कराओगे? शेयर होल्डर्स से। किस में कराओगे? एनुअल जनरल मीटिंग्स में। ठीक है, इतना समझ ठीक। में आया? यस मैम। फिर वी हैव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव, क्यों बनानी है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट? वाई? क्यों बनानी है? ताकि हम अपना ट्रू एंड फेयर व्यू देख सकें, एक्चुअल जो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो देख सकें, कितनी हो रही है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ फाइनेंशियल पोजीशन को करने के लिए देखो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि हमारा प्रॉफिट लॉस कितना है, फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि हमारी एसेट इक्विटी लाइबिलिटीज हमारे पास कितनी है। ठीक है। ठीक। फिर यस मैम। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, किस लिए? कैश फ्लो के लिए। कैश फ्लो यानी कि कैश कितना आ रहा है हमारे पास और कितना हमारे पास से जा रहा है, वो सब देखने के लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। और प्रोवाइड यूज़फुल इंफॉर्मेशन। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं? जो हमारे यूज़र्स हैं, जो कंपनी में नहीं आ पाते या फिर कंपनी में वो नहीं होता है, जैसे मैं हूँ, सपोज मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी की, तो मैं क्या कंपनी में जाऊँगी? कितनी दूर दूर कंपनीज है, क्या मैं हर एक कंपनी में जाऊँगी? नहीं। मैं क्या करूँगी, सीधा उनकी वेबसाइट खोलूँगी और उनकी स्टेटमेंट्स निकाल लूँगी। तो उससे क्या हुआ? यूज़र्स, मैं यूज़र हुई, तो मेरे लिए क्या हुआ? यस मुझे मैम। यूज़फुल एंड फाइनेंशियल जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने प्रोवाइड करी। क्लियर? ऑब्जेक्टिव यस का मैम। मतलब ये होता है कि हम क्यों वो चीज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि क्या मकसद है, क्या पर्पस है। तो पर्पस ये है कि ताकि हमें फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे से मिल जाए, दिख जाए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छे से दिख जाए, कैश फ्लो का पता चल जाए और यूज़र्स को हेल्प हो जाए। इंपॉर्टेंट ये अंडरलाइन कर लो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पोजीशन, कैश फ्लो और यूजर्स। ठीक है। यस मैम। फिर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी पास्ट पीरियड से रिलेटेड होते हैं, ये याद रखना। इसलिए ये क्या हो गया, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैं 2026 में जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनाऊंगी, स्टेटमेंट बनाऊंगी, वो मेरी पहले वाले पीरियड की होगी। राइट? ये क्या है, मनी यस में मैम। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हो, मॉनेटरी टर्म्स में बनाते हो, फिगर्स होते हैं, है ना। क्वालिटेटिव टर्म तो लिखते नहीं हो, है ना। यस राइट? मैम। फिर उसके बाद क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो करता है? प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है। किसके थ्रू? पी एंड एल अकाउंट के थ्रू। फाइनेंशियल पोजीशन किसके थ्रू शो करता है? बैलेंस शीट के थ्रू। तो कहने का मतलब क्या है, आप जो पी एंड एल अकाउंट बनाते हो, पी एंड एल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ताकि हमें प्रॉफिट दिख जाए कि कितना हमारी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। क्लियर? यस मैम। देन वी हैव एसेंशियल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या एसेंशियल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? सबसे पहले वेरीफेबल, कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया उसके बाद आप उसको सोर्स ढूंढने जाओ तो आपको पता नहीं। अगर आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है कि आपने 2 करोड़ का फर्नीचर खरीदा है या फिर 2 करोड़ की लैंड खरीदी है,
तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो किसके थ्रू, आप रिसिप्ट देखोगे या एक्चुअल में लैंड पे जाके देखोगे तो वेरीफिएबल है। ऐसे नहीं कि आप कहो कि नहीं लैंड तो हम दिखा ही नहीं सकते, क्यों नहीं दिखा सकते, वेरीफाई आप कर सकते हो। किससे, सोर्स डॉक्यूमेंट से, उसकी रिसिप्ट देखोगे, उसके रिकॉर्ड देखोगे, ठीक है। यस मैम। फिर आता है रिलेवेंट। क्या रिलेवेंट है, जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करती हैं वो क्या होनी चाहिए, दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंस इन डिसीजन, दैट इज इट मस्ट हेल्प मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स इन डिसीजन मेकिंग। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, मतलब कि जो मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको हेल्पफुल होनी चाहिए। ऐसे ही ना हो कि जैसे मान लो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कंपनी की, मैं गई कंपनी की वेबसाइट पे कि चलो इन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो छप रखी हैं, पब्लिश कर रखी हैं, बट जब मैंने खोल यस। के देखी तो कुछ भी ढंग से नहीं कर रखा था, सब कुछ हेर फेर कर रखी थी या फिर कुछ ढंग से मेंशन ही नहीं था, बस फॉर्मेलिटी के लिए कर रखा था। तो रिलेवेंट होनी चाहिए कि हम क्या कर सकें उसमें, उसको देख के समझ सकें। क्लियर। यस मैम। फिर है हमारे पास, और जो क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ऐसे कुछ नंबर्स होने चाहिए जिसको देख के वो ये एनालाइज कर सकें, डिसीजन ले सकें। मेन यहाँ पे डिसीजन का मतलब है कि आप डिसीजन ले सकें वो कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। डिसीजन कैसे लेंगे, अगर उन्हें लगा कि कंपनी की अच्छी खासी फाइनेंशियल पोजीशन है, प्रॉफिट ज्यादा। हाँ प्रॉफिट ज़्यादा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन वो है, ठीक है। फिर आता है यस हमारे मैम। पास, ये वाली तो शो ही नहीं हो रहा। फिर है हमारे पास अंडरस्टेबिलिटी। अंडरस्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से प्रेजेंटेड होनी चाहिए कि वो सिंपल और लॉजिकल मैनर में क्या होनी चाहिए, प्रेजेंटेड होनी चाहिए। कि चाहिए। आप कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को ना यूज़ करो कि किसी को समझ ही ना आए कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ ना करो कि भाई आईटी की में बहुत सी ऐसी जैसे टेक्निकल टर्म्स होती हैं या फिर कुछ मैथ्स की टर्म्स हो या अकाउंटिंग की कुछ ऐसी आपने कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज़ कर ली कि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा हुआ है। तो सिंपल होनी चाहिए, जिसको थोड़ी भी नॉलेज ना हो उसे भी देख के समझ में आ जाए कि एक्चुअल में क्या कहना चाहती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर। फिर है यस मैम। कंपैरेटिबिलिटी, कि आपकी जो अकाउंटिंग टर्म स्टेटमेंट्स हैं आप उसको कंपेयर कर सको। कंपेयर कैसे, कि 2025 में जो आपकी पोजीशन थी आपको सपोज 2024 2026 के साथ उसे कंपेयर करना है तो आप उसे कर सको। तो इसका मतलब क्या है, जो आपने सेम जिस ईयर में आप रिपोर्ट कर रहे हो आपके फाइनेंशियल ईयर सेम रिपोर्टिंग होनी चाहिए। आपने जो मेथड्स वहाँ पे यूज़ करें डेप्रिसिएशन को यूज़ निकालने के लिए वो मेथड सेम यूज़ होना चाहिए। तो इससे क्या कर सकोगे, आप अच्छे से अपनी स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकोगे। क्लियर। यस मैम। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है, कि जो हमारी बैलेंस शीट है वो ऐसी हो कि वो सही पिक्चर दिखाए, मतलब उसमें कुछ मतलब गलत वलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं लिखा होना चाहिए कि अपनी पोजीशन को दिखाने के लिए, अच्छी पोजीशन को दिखाने के लिए तुमने बीच में कुछ एवी मतलब कुछ ऐसे क्लोज ऐड कर दिए, अब नंबर्स में चेंज कर दिया कि ताकि प्रॉफिट ज़्यादा दिख जाए या कम दिख जाए प्रॉफिट, ताकि हमें टैक्स कम पे करना पड़े। ठीक है, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी। क्लियर। जी। यस मैम। फिर आता है हमारे पास, ये दो दो बार क्या कर रखे हैं, आ पता नहीं। और अब बिल्कुल टेढ़ी वो है, दो क्या तीन बार, बिल्कुल सारे पेजेस वही कर रखे हैं, आप सारे पेजेस वो हैं। एक सेकेंड, अगला पेज बताओ, अगला सही टॉपिक पे जा रहे हैं, अगला क्या है टॉपिक तुम्हारी बुक में। एम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और बैलेंस बैलेंस शीट, शीट। ठीक है।
फिर आता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं अभी हमने पढ़ा था, क्या बताती है बैलेंस शीट हमारी? बैलेंस शीट में हमारी वो बताती है पोजीशन, पोजीशन। हाँ। फाइनेंशियल पोजीशन। पी एंड एल क्या बताता है? P&L में परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी भी बताता है ना पी एंड एल। प्रॉफिटेबिलिटी ये पता चलती है कि कितनी हमारी वो है, फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है। तो फाइनेंशियल वो तो पोजीशन। इसी में आती है ना वो, फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन। परफॉर्मेंस। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो हम समरी होती है बेसिकली, ये हमारी बैलेंस शीट ये हमारी पोजीशन बताती है। तो इसमें क्या है, ये हमारा क्या बताता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट कितनी है, ये हमारी ये बैलेंस शीट बताती है। इक्विटी और लायबिलिटी वाली साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए एसेट साइड के, ठीक है। तो अब हमारी बैलेंस शीट यस। मैच करती है। जो हमारी बैलेंस शीट है हम उसे एक पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर करते हैं। किस पे? कोई भी डेट हो, जैसे 31 मार्च 2026, राइट। आप एक यस पर्टिकुलर मैम। डेट पे अपनी बैलेंस शीट बनाते हो। इट इज़ ट्रू ओनली फॉर द डेट ऑन विच इट इज़ प्रिपेयर्ड बिकॉज इवन अ सिंगल ट्रांजेक्शन वुड कॉज अ चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। हम जिस डेट पे हम अपनी बैलेंस शीट को बनाते हैं उसी पे ही बनाएंगे, क्योंकि अगर आपने एक भी दिन एक्स्ट्रा ऐड करा उसमें तो आपकी पूरी की पूरी एसेट एंड लाइबिलिटीज़ में चेंज आ जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो कुछ एसेट आई कि अब तक कुछ नुकसान हो गया हो या गया हो तो बहुत चेंज हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना कि एसेट एंड लाइबिलिटीज़ जो हमारी ये बैलेंस शीट होती है क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। इक्विटी लाइबिलिटी एंड एसेट करते हैं हम इसमें, पर्टिकुलर डेट पे हम इसे बनाते हैं, और ये क्या शो करती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू द गोइंग यस। कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, पढ़ा है? गोइंग कंसर्न, 11th में नाम था। से नाम से क्लियर करके चलो। गोइंग कंसर्न, गोइंग यानी कि जाना। तो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है, पीपल में गो, पीपल में कम, बट द कंपनीज गोज ऑन फॉर एवर। कि लोग आएंगे जाएंगे पर कंपनी तो चलती रहेगी, ये गोइंग कंसर्न होता है, ठीक है। ठीक है। फिर क्या है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फैक्ट्स बट इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द अकाउंटिंग एजम्पशन एंड पर्सनल जजमेंट। यहाँ पर आप एक्चुअल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाते। बैलेंस शीट किससे होती है, जो एक बंदा अकाउंटेंट बना रहा होता है, तो कहीं ना कहीं एजम्पशंस लेके चलनी पड़ती हैं कि ये हम मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें इतना हुआ होगा, या ऐसी ये वाली हम चलो फॉलो कर लेते हैं रूल। तो और पर्सनल जजमेंट होती है इसमें। पर्सनल जजमेंट जो बंदा बना रहा होगा तो उसकी कहीं ना कहीं अपनी बायसनेस रहेगी बैलेंस शीट को बनाते हुए। ये ओके मैम। क्लियर। यस। फिर आती है हमारे पास पी एंड एल की करेक्टरिस्टिक्स। पी एंड एल क्या बोलता है, इट मैचेस रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ एन एंटरप्राइज। बैलेंस शीट में क्या था, बैलेंस इक्विटी शीट में मैम एंड इक्विटी और लाइबिलिटीज लाइबिलिटी, एंड एसेट्स। लाइबिलिटी एंड एसेट्स लाइबिलिटी एंड एसेट नहीं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फिर दूसरा वो बनता है एसेट्स एंड का, तो एसेट्स होती हैं। इसमें क्या है, रिवेन्यू ये और एक्सपेंसेस होते हैं कि कितना हमने प्रॉफिट अर्न किया या फिर कितना लॉस किया है, तो वो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाई जाती है। बैलेंस शीट क्या थी, पर्टिकुलर डेट पे बनाई गई थी। जो वो, हाँ। पी एंड एल हम पर्टिकुलर पीरियड में बनाते हैं। फिर ये क्या है, ये हम प्रिपेयर करते हैं फॉर द पास्ट पीरियड, इसलिए हमारी पी एंड एल क्या होती है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। क्लियर। यस मैम। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है,
एब्सोल्यूट फैक्ट्स नहीं है। ये क्या है, रिकॉर्डेड फैक्ट से इफेक्ट होती हैं, हमारी कन्वेंशन से इफेक्ट होती हैं और पर्सनल जजमेंट से होती हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एब्सोल्यूट फैक्ट नहीं है, बिल्कुल सच्चाई इनकी मूर्त नहीं है। वो क्या है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं कि हमने उसे रिकॉर्ड करा तो वो एक फैक्ट बन गया कि ये है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक पर्सन बनाता है तो इसलिए पर्सनल जजमेंट रहती है। और अकाउंटिंग कन्वेंशन यानी कि जो रूल्स वगैरह हैं हम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। फिर है हमारे Yes. पास, इसमें क्या है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। रिकॉर्डेड फैक्ट्स में क्या है कि जो फैक्ट्स हैं वो फिगर्स हैं, जैसे मान लो हमारे हाथ में इतना पैसा है, हमारे पास बैंक में इतना पैसा है, ये सब चीज़ें हमारी फिक्स एसेट्स इतनी हैं, ये हम क्या करते हैं, उसी को ही जितना है वही रिकॉर्ड कर देते हैं। It does not include facts which are not recorded in the books whether or not such facts are significant। मतलब जो हमारी बुक में लिखा हुआ है वो हम नहीं कर रहे, जो हमारे पास मतलब जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे स्टेटमेंट्स को बनाते हैं जो एक्चुअल में है। फिर आता है हमारे पास अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है कि जैसे बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करना होता है शो। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि जिस आपने प्राइस में अपने सामान को खरीदा उसी प्राइस पे आप क्या कर लो, उसको रिकॉर्ड कर लो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो आप क्या करोगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में ये बात की जा रही है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम फॉलो करते हैं। ये सेकंड फीचर क्या बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब कि जो फैक्ट कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, कई IFRS होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ इंडियन है, हम उनको फॉलो करते हैं, हम वहाँ पे अपना कोई दिमाग नहीं लगा रहे। ये चीज़ है। जैसे ये आपको हिस्टोरिकल कोर्स वाला दे रखा है, अगर कोई कंपनी हिस्टोरिकल कोर्स फॉलो कर रही है Yes. तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि आपको अपना सामान क्या करना है, जिस रेट पे ख़रीदा था उसी पे ही आप रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक। फिर आती है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं, ये भी इसे हम प्रूडेंस बोलते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी आपको बहुत सारी गिवन है, कंजर्वेटिविज्म, प्रूडेंस, ये सब की आपको क्या करना पड़ता है। आपको कंजर्वेटिज्म में क्या होता है कि आप ये मान के चलते हो कि लॉस तो होगा ही होगा, आप लॉस का अलग से एक वो बना लेते हो, प्रोविजन बना लेते हो। तो इसमें क्या बोला, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये फॉलो की जाती है, प्रिपेयर की जाती है क्या करके, ये सारी कन्वेंशंस को फॉलो करके। जैसे अगर हम कंजर्वेटिज्म अपना देखें, ये वाला कन्वेंशन, कंजर्वेटिज्म की कन्वेंशन, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि हम जो लॉस है उसको रिकॉर्ड करते हैं बुक में, और जो गेन होता है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। गेन को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, क्यों, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं, हम कंजर्वेटिज्म वाले हैं कि भाई हमें तो, हम बच के चलते हैं कि लॉस हो रहा है तो हम उसको फटाफट से रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं कंपनी को मतलब लॉस होगा, हम ये पहले से ही लेके चलते हैं कि लॉस हो सकता है, तो पहले से ही उसके लिए हमने एक मतलब रिजर्व सा बना के चला होता है। मतलब कि ये कंपनी ऐसे क्यों करती है कि कंपनी ये सोचती है कि अगर हम पहले से ही रिजर्व बना लेंगे ना कि हमें लॉस होगा, तो हमें बाद में फ्यूचर में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी। अगर लॉस हो रहा होगा तो पहले से ही हमने क्या कर रखा है, उसके लिए रिजर्व प्रिपेयर करके रख रखा है। ठीक है। Yes. फिर है कि मतलब अगर हम इन सब को फॉलो करते हैं तो एक्चुअली तभी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी के अच्छे से पता चलेगी। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वही नेचर में वही वाली बात है कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, क्यों, ताकि हमारी ट्रू एंड फेयर पोजीशन हमारी कंपनी की हमें पता चल जाए। फिर आती है, पढ़ लो। फिर आती है हमारे पास पर्सनल जजमेंट्स। पर्सनल जजमेंट से क्या है, इवन दो सर्टेन Even अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टिल पर्सनल जजमेंट रहती है। जो अकाउंटेंट है उसका कहीं ना कहीं रोल रहता है। जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जो अकाउंटेंट है
तीन बार को रिकॉर्ड कर रखा है पेज को। हम्म, जैसे अकाउंटेंट है, वही वाली बात आ गई, जैसे अकाउंटेंट है उसे डिसाइड करना है कि डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो उसने क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर दिया, या फिर क्या करना है, रिटर्न डाउन मेथड करना है, या कोई और मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसाइड करने के लिए वो अपनी पर्सनल जजमेंट को यूज़ करेगा कि मैं कैसे डिसाइड करूँ अपने डेप्रिसिएशन का रेट, कि कौन सा वो फॉलो करूँ। लाइकवाइज जैसे इन्वेंट्री को आपने वैल्यू करना है, तो इन्वेंट्री क्या है, हम किस मेथड को यूज़ करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ करें, या लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ करें, या कौन सा यूज़ करें। तो यहाँ पे डिसाइड करने के लिए कहीं ना कहीं किसका रोल रहेगा, अकाउंटेंट का रोल रहेगा, उसे अपनी पर्सनल जजमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे आपको डाउटफुल डेट के लिए हम प्रोविज़न बना के चलते हैं। डाउटफुल डेट क्या होता है कि शायद हमने लोन ले लिया, हो सकता है हमें इस पे क्या हो, वापस पैसा ना मिले। हमने लोन दे दिया, सपोज किसी को, हमने यस सपोज मैम। किसी को लोन दे दिया, तो हो सकता है कि हमें वहाँ पे उससे पैसा ना मिले उस पर्सन से, तो दैट इज़ व्हाट डाउटफुल डेट। तो इसके लिए भी हम पहले से प्रोविज़न बना के चलते हैं। अब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, प्रोविज़न वर्ड का मतलब क्या है, कि जैसे जो भी कंपनी को लगता है ना कि फ्यूचर में हमें लॉस हो सकता है या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो कंपनी उसके लिए क्या बनाती है, प्रोविज़न। प्रोविज़न जैसे सपोज तुम ओके। अपने घर में मान के चलो कि सपोज तुम्हें लगता है कि बुढ़ापे में तुम्हें कोई बीमारी हो सकती है, तो उसके लिए लोग क्या कर लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं। या फिर खुद तुम एक घर यस पे मैम। क्या कर रहे हो, पैसा जोड़ रहे हो। क्यों जोड़ रहे हो वो पैसा, ताकि सपोज तुम अपनी एजुकेशन पे वो स्पेंड कर सको, या कहीं और पे वो पैसा स्पेंड कर सको। तो वो क्या होता है, प्रोविज़न होता है। तो सेम तरीके से कंपनी भी इन सब चीज़ों के लिए प्रोविजंस बना के रखती है। ठीक है। ओके मैम। फिर आते हैं हमारे पास यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि क्या इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, क्यों बनानी ज़रूरी है। पहले इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, कि हमारी जो फर्म है उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है पूरे अकाउंटिंग पीरियड में। फिर पोजीशन पता चलती है, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या पता चलता है, एसेट एंड लाइबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड। दो चीज़ें हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। याद रखना है, फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि हम अपना प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे थे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि फर्म को कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। और कितनी हमारे पास एसेट लाइबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है, वो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है। यस मैम। फिर आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट को हेल्प करती है। मैनेजमेंट कौन होती है, जो पोजीशन पे लोग बैठे हैं, उनको प्लान बनाने होते हैं, डिसीजन लेने होते हैं, कंट्रोल करना होता है, वो सारी चीज़ें कौन करती है, उसमें मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प करती हैं। फिर है इनेबल्स कंपेरेटिव स्टडी, कि अगर आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर मैनेजमेंट को क्या करना है, कंपेयर करना है कि भाई 10 साल से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है, मतलब कि हमें प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, और कारण निकालने हैं किस वजह से हो रहा है। तो उसमें भी क्या करेगी, कंपेयर करने में बहुत सालों का प्रॉफिट एंड लॉस या एक्सपेंसेस, सेल, प्रॉफिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको हेल्पफुल होंगी। क्यों, क्योंकि आप उस साल की स्टेटमेंट को निकाल लोगे, कि आपको जहाँ जहाँ तक का आपको प्रॉफिट वगैरह देखना होगा। राइट। यस मैम। एक सेकेंड, एक सेकेंड। फिर उसके बाद आगे देखो, आगे क्या है। ओके मैम, हेल्पफुल इन राइजिंग लोन्स। हाँ, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उससे भी आपको क्या होगी है, वो हेल्पफुल होगी। जैसे बैंक है, बैंक के पास अगर जाओगे तो बैंक आपको ऐसे फ्री में तो दान दे ही नहीं देगी। बैंक के पास तो यस काफ़ी पैसा, लोग ले लेके पैसा गायब हो चुके हैं बैंक से। तो
बैंक क्या करता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखता है, आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देखेगा, उसके बेसिस पे आपको क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा। तो उसमें भी क्या आ गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्पफुल होगी, यूज़र्स के लिए हेल्पफुल होगी, वो हम पढ़ चुके हैं क्यों होगी, जिनको इंटरेस्ट है हमारी कंपनी में उनके लिए, वो सीधा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही देखते हैं अगर उनको पोजीशन तुम्हारी देखनी है तो। और टैक्स लाइबिलिटी को असेस करने के लिए भी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्पफुल होती हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर आप अपना प्रॉफिट कम दिखा दोगे तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम आएगी, तो कहीं ना कहीं उसमें भी फिर लोग बचने की कोशिश करते हैं अपनी स्टेटमेंट में हेर फेर करके, तो उससे भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, हेल्पफुल है। क्लियर। यस। फिर आता है एविडेंस इन लीगल मैटर्स, कि सपोज किसी पे केस करना है या केस कोर्ट केसेस है, तो कोर्ट केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो एक्सेप्टेड है एज अ ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके जा सकते हो, ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है, कहाँ पर, कोर्ट में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इतनी वैल्यू है। क्लियर। यस मैम। यहाँ तक समझ में आया। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इम्पोर्टेंस पढ़ी, यूजेस पढ़े कि क्या यूजेस हैं, फिर हमने पढ़ा कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसका नेचर क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है अपनी सारी स्टेटमेंट्स की। यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। फिर आगे शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं। तो मुझे एक बार ज़रा ये बताओ, बैलेंस शीट आपकी किस में है, फॉर्म कौन सा था? स्टेटमेंट तो 3 की मैम। शेड्यूल 3 था, शाबाश, हाँ स्टेटमेंट। हाँ। फॉर्म शेड्यूल कौन सा था? फॉर्म 1 ऑफ शेड्यूल 3। और पी एंड एल किस में है? वो शेड्यूल 2 ऑफ 2 में। शेड्यूल 3। क्लियर। यस मैम। जितनी भी आज थ्योरी करी है, कल उसका टेस्ट होगा, उसके आगे उसके बाद ही मैं आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो हमारी फाइनेंशियल शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनती है, जो हमारा यहाँ पे क्या बोला, शेड्यूल 3 है, उसमें कोई हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पर वर्टिकल फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। वर्टिकल यानी कि स्ट्रेट ये वाला फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, फिर यहीं पे ऐसे, मतलब ये वर्टिकल फॉर्मेट होता है। हॉरिजॉन्टल यानी कि जब हम यहाँ पर लाइबिलिटीज़ और यहाँ पर एसेट्स लिख रहे हैं, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट हो जाता है। तो यहाँ पर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हम कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं, कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं? तो एक मिनट। बैलेंस शीट। निकलो यहाँ से, कुछ नहीं आता ना, नहीं सुन रहे ना ढंग से, सुन रहा हूँ मैं। नहीं सुन रहे, सब ऊपर से जा रहा है। अभी अभी बोला है कि बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हम शेड्यूल 3 का फॉर्म 1 यूज़ करते हैं बैलेंस शीट के लिए, फॉर्म 2 यूज़ करते हैं पी एंड एल के लिए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं बैलेंस शीट को बनाने के लिए, नॉट हॉरिजॉन्टल। क्लियर। यस मैम। अब फॉर्म 1 कैसे बनता है, क्या फॉर्मेट है, पहले ऊपर लिखोगे फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, फिर नेम लिखोगे, बैलेंस शीट किसकी बना रहे हो एज उस पे, और यहाँ पे इन आप अमाउंट्स लिख दोगे। फिर आते हैं पर्टिकुलर्स, ये याद होने चाहिए, पहले क्या लिखोगे, पर्टिकुलर का फॉर्मेट, पर्टिकुलर। नोट नंबर, नोट और नंबर। फिगर्स एट फिगर द एज एट करंट द रिपोर्टिंग एंड ऑफ पीरियड, करंट रिपोर्टिंग। और फिर प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। क्लियर। ठीक। करंट ईयर में जैसे मान लो 31 मार्च 2026 लिख दोगे, यहाँ पे यस मैम। प्रीवियस वाले में क्या लिख दोगे, सपोज 31 2025। मार्च हाँ, 31 मार्च 2025। 2025, यहाँ पे वो वाला फॉर्मेट लिख दोगे, 2025 वाला है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद कैसे बनाओगे, फर्स्ट आपका क्या एक आता है, मिनट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, वेरी गुड। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में क्या आता है, पहले शेयर होल्डर्स फंड। वेरी गुड, शेयर होल्डर्स फंड।
शेयर होल्डर फंड में 3 चीज़ें आएंगी आपकी, याद रखनी है आपको। क्या क्या? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, आगे रिजर्व रिजर्व एंड एंड सरप्लस, रिजर्व, एंड थर्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट। क्लियर? यस मिस। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी में। क्या? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। ठीक है। थर्ड यस मैम। नॉन करंट लाइबिलिटीज। फोर्थ होता है करंट लाइबिलिटीज। पहले हेडिंग्स याद करो क्या क्या। शेयर होल्डर्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 4 चीजें आएंगी। क्या? शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर रिजर्व एंड एप्लीकेशन। यहाँ पे नहीं 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 नहीं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 4 हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट यानी कि अलॉटमेंट आनी अभी बाकी है। तो ये 4 हेडिंग है, उसको रिवाइज करो। फिर उसके बाद इसकी शेयर होल्डर्स के अंदर 3 आती हैं, वो हमने पढ़ ली। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आती हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज या फिर हमारी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्लियर? यस मैम। फिर आती है करंट लाइबिलिटीज। करंट में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अगर इसके याद हो गए तो ये तो सेम ही है, इसके आगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग लग जाएगा, डेफर टैक्स की जगह है टैक्स ट्रेड पेबल्स, फिर अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। या लॉन्ग टर्म की जगह यहाँ करंट लाइबिलिटीज लिख दोगे। ठीक है। ठीक है। ये वाला यहाँ तक कल का टेस्ट हो, कल टेस्ट होगा तुम्हारा यहाँ तक। इनकी डेफिनेशन तो आती है सभी की। क्या? सभी की डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन आती है, पर इसका पूरा प्रोसीजर भी याद रखो ना कि कहाँ पे कौन सी आएगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो क्या करोगे, अभी जितनी हमने थ्योरी करी है वो सारी थ्योरी की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स मैंने लिखवाई हैं, मैं उससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। फिर उसके बाद ये जो हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी है, इसका पूरा यहाँ तक फॉर्मेट तुम्हें याद होना चाहिए। क्लियर? यस मैम। फिर ये वाला फॉर्मेट हम बाद में करेंगे। आ जाओ इसकी डेफिनेशंस पे। देखो यहाँ पे ये कुछ पहले अमेंडमेंट होती थी, फिक्स एसेट्स को हमने रिप्लेस कर दिया इससे, और इंटेंजिबल एसेट लिख दिया बैलेंस शीट में। जो टेंजिबल एसेट था उस पर हमने ये लिख दिया, इसमें जाने की जरूरत नहीं है इतना। क्लियर? यस मैम। कल से पीडीएफ थोड़ी ढंग से बना के भेजना। ठीक है मैम। पेज पजल हो गया मैम। कोई नहीं, एक पहले एक जो करके भेजी थी वो ठीक थी। एडोब स्कैन में बना लिया करो, वहाँ पर सही बन जाती है। बन तो गई थी मैम, तो दूसरी पहले वाली में ठीक बनी हुई है, दूसरी में भी। कोई नहीं कोई नहीं। देखो फिर है हमारे पास कंपनी बैलेंस शीट और फिर फर्म्स बैलेंस शीट। कंपनी बैलेंस शीट और फर्म बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है? कंपनी बैलेंस शीट जो होती है वो हम क्या करते हैं, शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनाते हैं, पर फर्म के ऊपर कोई स्टैच्यूटरी फॉर्मेट नहीं है, कोई उन्हें फॉर्मेट उसके लिए नहीं बना हुआ। अब जो बैलेंस शीट है कंपनी की, उसमें आपको हर एक फिगर क्या करना पड़ेगा, फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर मस्ट ऑल्सो बी गिवन अगेंस्ट द फिगर ऑफ करंट ईयर। था प्रीवियस ईयर के सामने ये करंट ईयर वाला, है ना? ये यस है। मैम। पर जो यस। फर्म की बैलेंस शीट होती है उसमें आपको प्रीवियस ईयर के फिगर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर? फिर उसके बाद आप जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो आप प्रिपेयर करते हो किसके अकॉर्डिंग, लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, ठीक है आप कर सकते हो, मे लिखा हुआ है, मे बी मतलब कर सकते हो और नहीं भी, ठीक है, मे भी आप कर सकते हो। फिर है ये वर्टिकल फॉर्मेट में होती है और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होती और है। जो क्लियर? यस मैम।
ठीक है, जैसे पार्टनरशिप फर्म की हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी, तो उसमें हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज एंड एसेट हॉरिजॉन्टल। साइड होती है, और वो हमारी हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाते हैं। और इसका तो हमने देख ही लिया कंपनी वाली का, कि हम इसे वर्टिकल फॉर्मेट में वर्टिकल। बनाते हैं। क्लियर। यस मैम। फिर उसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपको इन सब चीज़ों के मीनिंग बता रखे हैं कि व्हाट आर ऑल दिस थिंग्स। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन पे। जो एसेट है हम उसको करंट एसेट्स में कम मानेंगे। आ जाओ, क्या क्राइटेरिया है। जो हमारी करंट एसेट्स होती हैं उनकी क्या होती है, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होती है, यानी कि ऐसी एसेट जो विद इन 12 मंथ्स क्या हो जाएंगी, रियलाइज हो जाएंगी विद इन 12 मंथ्स, उसे हम क्या कर देंगे, करंट एसेट मान लेंगे। राइट। यस मैम। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल एक ऐसा पीरियड होता है जब हमने एसेट खरीदा और जब तक वो एसेट क्या हो गया, कैश या फिर कैश में कन्वर्ट, एक कैश या कैश का ही जैसा कोई इक्विवेलेंट उसमें कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक हम क्या करेंगे उसको, वो वाला पूल पीरियड जो है कि आपने खरीदा एसेट और फिर उसके बाद आपने क्या करा, इस एसेट्स को बेचा, तो आप जब तक ये पूरा जो पीरियड है इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है। यस मैम। मतलब जब मैंने एक एसेट खरीदी, उसके बाद उस एसेट्स को जब तक मैंने सेल नहीं करा, मतलब या फिर वो एसेट कैश में कन्वर्ट नहीं होगी या उसके किसी इक्विवेलेंट में, उस पूरी टाइम पीरियड को, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। और हम एज्यूम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल हमारी कितने महीने की है, 12। व्हाट, 12 months। 12 मंथ्स। month। क्लियर। यस मैम। फिर उसके बाद देखो कि हमारी जो आगे आता है कि लाइबिलिटी है, जो लाइबिलिटी है उसे हम क्या मानते हैं, करंट लाइबिलिटी कब लाइबिलिटी। मानेंगे, जब वो क्या है 12 मंथ्स के अंदर अंदर सेटल हो रही है। यहाँ पे लाइबिलिटी में वर्ड क्या है, सेटल। यहाँ पर क्या था, रियलाइज। क्लियर। दोनों में कंफ्यूज यस मत मैम। होना। जब वो हाँ। अपनी सेटल हो जाएगी लाइबिलिटी, मतलब हमने उसे 15 दिनों के 15 दिन कह रही हूँ, सॉरी 12 महीने के अंदर अंदर अगर वो क्या हो रही है, हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है, तो हम उसे क्या बोल देंगे, करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यानी कि अभी हमारे पे बोझ है, हमें वो चीज़ पे करनी है। ठीक है। यस मैम। ये क्या होती है बेसिकली, या फिर हमारी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर वो हो जाती है पूरी, और ये बेसिकली हम ट्रेड करने के पर्पस के लिए ही हमने वो लाइबिलिटी ली थी। ठीक है। फिर आता है ओके हमारे मैम। पास नो डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अलोंग विद एसेट। जो हमारी मतलब नेगेटिव बैलेंस क्या, जो हमारा डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ पे क्या बोला है, एक इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है क्या, शेड्यूल 3 में, जो हमारा डेबिट बैलेंस होता है वो हम उसको वहाँ पे क्या करते हैं, एज अ रिजर्व एंड सरप्लस में रिकॉर्ड करते हैं लॉस को। ठीक है। यस। फिर उसके बाद आपके पास एक ये इम्पोर्टेंट, इन सब में इतना जाने की ज़रूरत नहीं वरना फिर बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसे हम अपने न्यूमेरिकल्स करते टाइम ही समझेंगे क्या था यहाँ पे, कैसे बनाना है। यहाँ पे आ जाओ, अपनी एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी, कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स में क्या आती है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है, फटाफट से बताओ। शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है मैम, जो कि हम अपने जो शेयर हमने जो वो किए होते हैं, शेयर हम जो इशू करते हैं उसकी जो हमें मनी रिसीव होती है उसे हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। यस। शेयर कैपिटल क्या होती है, ऐसी कैपिटल जो कंपनी, ऐसा पैसा जो कंपनी मंगा रही है जनता से क्या करके, अब शेयर्स को इशू करके। शेयर क्या होते हैं, दे आर द यूनिट ऑफ कैपिटल कैपिटल। ऑफ बिजनेस। वेरी गुड।
कि जो कैपिटल है हमारी उसके टुकड़े टुकड़े जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, शेयर बोल देते हैं। अब शेयर कैपिटल हमारी कितनी टाइप्स की होती हैं? शेयर कैपिटल सबसे पहले हमारी होती है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल किस में मेंशन होती है? ऑथराइज कैपिटल मैम MOA में। वेरी गुड। ऑथराइज कैपिटल हमारी क्या होती है? MOA में मेंशन्ड होती है। ऑथराइज कैपिटल में आप कैसे लिखोगे? आप पॉइंट्स नहीं दिए हुए वो वाले, रिकॉन्सिलेशन, आउटस्टैंडिंग, यही पेज है इसके बाद? यस मैम यही है। अच्छा, रिकॉन्सिलेशन ऑफ, एक सेकेंड, 1.7, ठीक है। आपके पास क्या क्या होती है? ऑथराइज कैपिटल होगी, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, ये सारी हम पढ़ेंगे क्या होता है, पार, पेड अप, पर शेयर, ये सारी छोड़ो इसको एक बार। क्या है? अ रिकॉन्सिलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, शेयर हेल्ड बाय ईच ऑफ द होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% नंबर स्पेसिफाइड। ये क्या टर्म आ गई शेयर कैपिटल में? अच्छा, शेयर कैपिटल में लिख रहे हैं कि क्या क्या आएगा। ऐसे शेयर जो आउटस्टैंडिंग है वो भी हम इसमें शेयर कैपिटल में लिखेंगे। ऐसे शेयर जिसमें 5% से ज़्यादा जो है हमारे कुछ शेयर होल्डर्स ने उसे शेयर को ओन कर रखा है, उसे भी हम शेयर कैपिटल वाले कॉलम में लिखेंगे बैलेंस शीट में जब हम बनाएंगे। और जो हमारे एग्रीगेट है या फिर जितने शेयर्स अलॉट करे हैं हमने अदर देन कैश, जैसे मान लो अंडर राइटिंग कमीशन है या आपने एसेट परचेज करे किसी से, उस वो सारी चीज़ें भी आप इसमें लिखोगे। कब? यहाँ पर किसने बोला? फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट एट विच बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड। मतलब आप ये सारी चीज़ें क्या करोगे, अगर मान लो एसेट दोबारा खरीदे, ये जितने भी आपके शेयर्स हैं उन शेयर्स को आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? अपनी शेयर कैपिटल में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। यस मैम। जो कॉल्स अनपेड है वो आप कॉल इन एरियर में डालोगे, राइट। और जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो भी हम कहाँ लिखेंगे? हम अपने वहाँ पर पेड अप उसमें लिख देंगे। ये हम सारा भी पढ़ेंगे फॉर्मेट में कैसे होता है, तो इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये रहा फॉर्मेट कि हमने क्या करा, शेयर कैपिटल में यहाँ से समझो ऑथराइज कैपिटल लिखी, इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब था, कंफ्यूज मत होना। ऑथराइज कैपिटल लिखी, इशूड कैपिटल लिखी, यस मैम। सब्सक्राइब लिखी। सब्सक्राइब के अंदर हम फुली पेड अप लिखेंगे कि मतलब 10 रुपये मंगाए थे तो 10 के 10 पे आ गई। अब नॉट फुली पेड अप में क्या करेंगे कि भाई हमने मंगाए तो कितने थे, 10 रुपये मंगाए थे, पर कितने आए? 8 आए, मतलब फाइनल कॉल सपोज 2 रुपये की नहीं आई, राइट। तो वो क्या हो जाएगी हमारी? नॉट फुली पेड अप। पेड ठीक अप। है। कॉलिन एरियर्स वो होते हैं जिसपे उन्होंने पैसा दिया ना, भूल गए या नहीं दिया, वो क्या होता है? कॉलिन एरियर्स, राइट। एरियर। फिर शेयर यस फॉरफिट, मैम। यानी कि जो कंपनी खुद शेयर को क्या कर रही होती है? फॉरफिट कर रही होती है, राइट। छीन रही यस मैम। होती है जो, वो होता है शेयर फॉरफिटेड। फिर वो आते हैं, हाँ बताओ। किस टाइम तक पढ़ाओगे? किस टाइम तक तुम्हें पढ़ना है? जितना तुम्हारे दिमाग। चार क्या? 4 साढ़े से बाहर जाना था। अच्छा, ठीक है, फिर ये वाला टॉपिक और करा देती हूँ, फिर देख लो। मेरे को तो मेन ये है कि तुम्हें जितना समझ में आना चाहिए उतना कराऊंगी, क्योंकि जितना मैं कराऊंगी याद रखना, अगले दिन मैं यहाँ पर उसका टेस्ट लूँगी, तो वो तुम्हारी ड्यूटी है। तुम मुझे वहाँ पे स्टॉप कर सकते हो जहाँ तक तुम्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि फिर उसके बाद अगले दिन पहले टेस्ट होगा, चाहे वो मैं स्कूल में लूँ चाहे यहाँ पे लूँ, वो मेरे ऊपर होगा। पर स्कूल में मैम? पहले वाला सुनाओगे तभी आगे होगा। ठीक है। देखो एक बार ये समझ लो बस। ऑथराइज कैपिटल एमओए में मेंशन होती है, मैक्सिमम कैपिटल होती है, राइट। मैक्सिमम कैपिटल होती यस है मैम। जितनी पूरी लाइफ टाइम में कंपनी मंगा सकती है। फिर इशूड कैपिटल क्या होती है? ऐसी कैपिटल इशू कैपिटल। किसका पार्ट होती है? इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल। शाबाश। और सब्सक्राइब कैपिटल किसका पार्ट होती है? सब्सक्राइब कैपिटल मैम उसका इशूड कैपिटल का। वेरी गुड।
इशूड कैपिटल क्या है? ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होती है। ये ऐसी कैपिटल होती है जितनी जनता से उसने क्या करी होती है, कंपनी ने सब्सक्रिप्शन के लिए जिस जनता को जितनी ऑफर की होती है, जितना पैसे पे, जितने शेयर्स पैसा मंगाया है, दैट इज इशूड कैपिटल। अनइशूड क्या होती है? ऑथराइज का ही पार्ट होती है जिसे कंपनी बाद में मंगाएगी, जिसपे पैसा, अभी पैसा कंपनी का मूड नहीं है, पैसा कंपनी ने नहीं मंगाया। क्लियर? ठीक है मैम। उसके बाद क्या बोला? अमाउंट जो है हमारी इशूड कैपिटल की, वो भी हमें क्या करना है? इज ऑल्सो डिस्क्लोज फॉर इंफॉर्मेशन ओनली, इट इज़ नॉट एडेड टू द टोटल। ये टोटल के लिए, टोटल में हम इस इशूड कैपिटल का अमाउंट ऐड नहीं करते, ये तो हम वैसे इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं अपनी कैप उसमें बैलेंस शीट में। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? इशूड कैपिटल का ही पार्ट होती है, जितना क्या करा जनता ने एक्चुअल में सब्सक्राइब किया। मंगाए तो हमने, मान लो सपोज यहाँ पे ये बोला हुआ है 13,000 रुपये मंगाए, पर लोगों ने सिर्फ 12,000 शेयर्स पे ही सब्सक्राइब किया। यहाँ क्या हुआ है? अंडर सब्सक्रिप्शन, राइट? अंडर यस मैम। सब्सक्रिप्शन हुआ ना। फिर उसके बाद है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब क्या है? सपोज मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे 10 रुपये पे मंगाया और 10 रुपये पे ही फेस वैल्यू पे ही आ गई, पूरी की पूरी फेस वैल्यू पे पैसे आ गए, तो ये क्या हो गया? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। फुल्ली पेड अप। कहाँ शो करोगे इसे? शेयर कैपिटल में, सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप लिख के 5 लाख रुपए मंगाए थे, 10 रुपये पे आ गए सारे के सारे, यहाँ पे अमाउंट 50 लाख लिख दोगे, राइट? यस मैम। फिर है नोट फुली पेड अप। नोट फुली पेड अप में क्या है? 10 रुपये मंगाए थे, लोगों ने क्या कर दिया, 10 के 10 फेस वैल्यू पे पैसे नहीं दिए, कुछ पार्ट पे दिए हैं, तो वो क्या होती है हमारी? सब्सक्राइब बट नॉट व्हाट? फुल्ली पेड अप। नॉट फुली पेड अप। फुल्ली पेड अप। जैसे, हाँ, जैसे मैंने क्या करा, 1 लाख रुपए पे मंगाए थे, पर जो वैल्यू थी वो क्या हुई? फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं आई। कितने शेयर्स पे? 5,000 शेयर्स पे। तो इसको कहाँ लिखोगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप करके 5,000 पे 10 रुपए के जो शेयर थे फुली कोल्ड अप, मैंने तो 5,000 पे 10 रुपए के हिसाब से मंगाए थे, पर कोल इन एरियर मैं बीच में माइनस कर दूंगी, कितना? 5,000 पे जो 2 रुपए नहीं आए, उसे इसमें से 50,000 में से माइनस करके 40,000 लिख दूंगी। और जब टोटल हम शेयर कैपिटल की अमाउंट निकालेंगे तो सब्सक्राइब की और ये जो नॉट फुली सब्सक्राइब्ड है उसकी ये 40,000 ऐड होके हमारे पास टोटल इतनी क्या आ जाएगी? शेयर कैपिटल। इसे हम कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में। और ये क्या बना हुआ है? ये नोट्स टू अकाउंट्स, राइट? यस मैम। ये आपका फॉर्मेट रहता है। ये जब अभी देखना, अभी मैंने एक ये पढ़ा दिया, घर से ये वाला और ये वाला एक बार पढ़ना और इसको कैसे नोट किया हुआ है वो देखना, फिर इसमें कुछ इशू आएगा तो पूछना। क्लियर? ठीक है मैम। फिर उसके बाद आपके पास कहाँ जाना है? बाहर घूमने? यस मैम। हाँ, बस यही एक काम है। पेरेंट्स के साथ या अकेले? दोस्तों के साथ। हाँ, बस फिर तो तुम्हें पढ़ाऊंगी मैं। अच्छा, ये टॉपिक और देख लो, इसी की भी फिर ये खत्म हो जाएगा। कोल्ड अप क्या होती है? इतनी कोल्ड अप रिफर्स टू द वो वैल्यू जो डायरेक्टर्स से मंगाई है, जो डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर से मंगाई है, वो क्या होती है? कोल्ड अप, राइट? होल्ड अप। मान यस लो मैम। 60, यहाँ पे क्या बोल रहे, डायरेक्टर्स को कॉल किया, इतने पे मंगाई, तो वो जितनी कोल्ड अप मतलब डायरेक्टर्स से मंगाई है वो कोल्ड अप हो जाएगी। जो नहीं मंगाई 40 रुपीज़ पे, वो क्या हो गया हमारा? 60 रुपये मंगाई, राइट? 60 यस रुपये मैम। मंगाए, 100 की थी, 40 क्या हो गया? अनकोल्ड, कि अभी हम वो बाद में मंगाएंगे, वो होती है अनकोल्ड। ठीक। पेड अप यानी अंडर कि कॉल। जितनी हमें एक्चुअली रिसीव हुई है, किससे? शेयर शेयर होल्डर होल्डर से। से। किसका पार्ट होती है पेड अप कैपिटल? कोल्ड अप का, क्योंकि अनकोल्ड तो हमने मंगाई नहीं, तो उसका पार्ट कैसे हो सकती है? यस। जितनी कोल्ड अप होती है उसका पार्ट क्या होती है? पेड अप कैपिटल होती है। क्लियर? यस यस मैम। कल हम रिजर्व एंड सरप्लस से पढ़ेंगे, पर उससे पहले अपना ये कवर करके रखना, और कल पहले
इसका आने से पहले ये टेस्ट होगा, वरना दोबारा से ये सारा करोगे।